हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 है। 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का जो नाम है नए साम्राज्य और राज्य। हम लोग ऐसे ही करके सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास 2 ढाई महीने से ज़्यादा ही टाइम बचा है अभी। तो इतने में आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाएंगे। आज की जो क्लास आपकी 3 बजे की थी उसमें हम लोगों ने हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो प्रीवियस के थे, क्योंकि जो थ्योरी हम लोगों ने कवर की थी हिंदी पेडालॉजी की, उसी से रिलेट करके सारे क्वेश्चन मैंने लिए थे। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 है। ये डेली क्लास आपको 5 बजे मिलती है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, डेली ज्वाइन करिएगा। जब आपकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन भी अच्छे से लगा लोगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। जो चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहती है। बाकी सीटेड की भी क्लासेस जो चलती हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। बीपीएससी की भी क्लास हम लोग 2 बजे डिस्कस करते हैं। उसमें हम लोग एससीईआरटी यानी जीके आपका और जीएस, ये दो ये जो सब्जेक्ट है जीके जीएस, वो हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 हुआ है, अभी आगे हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, पेपर 2 सोशल साइंस का है। हिस्ट्री चल रहा है, क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, तो कोई भी डाउट मत रखिएगा। जो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बताती है प्रस्तियां, इस बारे हम लोग देख लेते हैं। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अनेक में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ था उसमें हमको जो खुदे हुए बने हुए थे लंबे अभिलेख, उन्हीं से पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। ये आप लोग ध्यान रखना। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो अगर पूछ लिया जाए समुद्रगुप्त जो थे, ठीक है, उनकी जो रचना, उनके बारे में जो हमको मिलता है अभिलेख, उसकी रचना किसने की थी? तो हरिसेन द्वारा की गई थी, जो उनके कवि और मंत्री रहे। आगे चलते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रस्ती कहते हैं। तो जो अभिलेख था उसे क्या कहते हैं? उसे प्रस्ती कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। जो प्रस्ती है संस्कृत का शब्द है, उसका जो अर्थ निकलेगा वो प्रशंसा निकलेगा। पुराने टाइम में ये होता था, जो राजा होते थे, तो जो राजा के मंत्री लोग होते थे या फिर जो कवि होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे, वो उनके बारे में लिखते थे। तो कोई भी अगर राजा मंत्री और कवि जो राजा के दरबार में रह रहा है, अगर उसके बारे में उसको लिखने को दे दिया जाएगा तो उनकी तारीफ ही लिखेगा, उनकी कोई कमियां तो लिख नहीं देगा। मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि अपने बारे में लिखिए, तो आप अपनी प्रशंसा, जो आप में अच्छी खूबियां हैं वो वही लिखोगे, आप अपनी कमियां नहीं लिखोगे। तो यही था जो राजा, आपने देखा होगा जो राजा के कवि हुआ करते थे उसमें उनकी कोई कमियां नहीं मिलती हैं, उनकी सारी अच्छाइयाँ, उनकी सारी प्रशंसाएं ही उसमें होती हैं। तो प्रस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में पढ़ा था। आगे चलते हैं। प्रस्तियां के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। धीरे धीरे करके जब गुप्त काल आया तो इसका महत्व और बढ़ा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट समझते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो प्रस्ती है, जो अभिलेख था उसका क्या नाम था? उसको प्रस्ती कहते थे। ठीक है, और प्रस्ती जो था ये संस्कृत का शब्द था जिसका अर्थ था प्रशंसा करना। अब जो प्रस्ती किसने लिखी थी? तो ये हरिसेन जी ने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी, क्योंकि ये राजा के दरबार में कवि और मंत्री रहे थे, इसलिए इन्होंने लिखा। ठीक है, और प्रस्ती लिखने का जो प्रचलन रहा था वो काफी टाइम पहले रहा, लेकिन गुप्त काल में और अधिक बढ़ गया। ये आप लोग ध्यान रखना।
अगर पूछ लिया जाए जो प्रस्ती किसने लिखी तो हरिश्चंद्र ने लिखी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और जो अभिलेख लिखा गया उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था। अब आगे चलते हैं समुद्रगुप्त की प्रस्ती, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की जो प्रस्ती में हमें क्या बताती है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। यानी कि जो मतलब हरिश्चंद्र मंत्री थे, कवि थे, उन्होंने अपनी जब राजा के बारे में अभिलेख लिखा जो प्रस्ती नाम से प्रसिद्ध हुई, तो उसमें उन्होंने बहुत राजा की भरपूर प्रशंसा की, यहाँ तक कि उनको भगवान के बराबर माना। प्रस्ती में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यह वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आगे चलते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, लेकिन इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये बताया गया है कि जो योद्धा समुद्रगुप्त थे, तो उनके बारे में बताया गया। तो जिनका शरीर मैदान के कुठारों, कुल्हाड़ियों, वीरों, भालों, वच्छों, तलवारों, लोहे के गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो मैंने पढ़ दिया। आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जो ये नीतियां जो थी वो यहाँ पे दी गई हैं। नंबर 1 पे जो था, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आर्यावर्त जो है उन 9 शासकों का है जिनको समुद्रगुप्त ने हरा के अपने राज्य में मिला लिया था। नंबर 2 पे चलते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। जो दक्षिणापथ था उसमें 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब में हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासक करने की अनुमति दे दी। यानी जब समुद्रगुप्त उनको जीत लिए तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जब समर्पण कर दिया तो जो समुद्रगुप्त थे उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी कि आप लोग फिर से अपना शासन कर सकते हैं। पड़ोसी देश का आंतरिक जो घेरा बैंगनी रंग का है, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। आगे चलते हैं नंबर 4 पे। वाह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो जो समुद्रगुप्त की अधीनता जो थी उन्होंने स्वीकार किया। जो कुषाण तथा शक वंश के थे, जो श्रीलंका के शासक थे, तो उन्होंने समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी वो स्वीकार भी किया और साथ साथ में अपनी पुत्रियों का विवाह भी इन लोगों के साथ करवा दिया। आगे चलते हैं। प्रयागराज का जो पुराना नाम है वो आपका इलाहाबाद था। ये भी आप लोग ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये यहाँ पे आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे आपका थानसेर है, ये मथुरा पड़ता है, ये कन्नौज है, ये प्रयागराज है, ये पाटलिपुत्र नालंदा है। तो मानचित्र से भी क्वेश्चन आते हैं कि पड़ोसी राज्य क्या है। जैसे पूछ लिया जाए वल्लभी कहाँ है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अजंता जो है ये यहाँ पे, उज्जैन आपका यहाँ पे पड़ता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मानचित्र भी आप लोग हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। विक्रम संवत देख लेते हैं। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ होने वाले जो विक्रम संवत हैं उनको किसके नाम से जोड़ा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने शासकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रम दत्त की
उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो 58 ईसा पूर्व है उसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो जिसके नाम से जुड़ा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जुड़ा। आगे चलते हैं। अगला है जो वंशावलियां देख लेते हैं। अधिकांश प्रस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं कि पूर्वज कैसे थे, उनका रख रखाव क्या था, उनका मतलब धार्मिक मतलब किस धर्म में ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उन्हीं के बारे में सब कुछ इस प्रस्तियों में मिलता है। यह प्रस्ती भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, ठीक है, लिच्छवी गढ़ की थी और पिता आपके चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख रहे। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि मतलब दादा परदादा सभी जो थे वो राजा, कोई महाराजा, ये सब बने, तो इससे इनके वंश का जो महत्व धीरे धीरे बढ़ गया। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके छोटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विशाल किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी आपको अध्याय 5 में 10th में मिलेगी। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में देख लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, जो गुप्त वंश के शासक हैं, अगर पूछा जाए जो गुप्त वंश के शासक हैं उनके बारे में हमको कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो अभिलेखों तथा सिक्कों से प्राप्त होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासक किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन था, मतलब उनका जो था राजा कैसे बने उसके बारे में भी उनका वर्णन था। चीनी तीर्थयात्री स्वयं सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया था। आगे चलते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिलती थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आगे चलते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियां, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। आगे चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अगर पूछा जाए चालुक्य जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो ऐहोल है। ये एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इनका जो आंसर होता है फिक्स है। जैसे पूछ लिया जाए चालुक्य की राजधानी कौन सी है, तो अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें आप प्रेजेंट ऑफ माइंड तो नहीं लगा दोगे। प्रेजेंट ऑफ माइंड पैथोलॉजी में लगाया जा सकता है, क्योंकि पैथोलॉजी में होता है कि जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव अगर पूछा है तो आप उसके साथ चले जाते हो, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो आप उसके साथ चले जाते हो। उसमें थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा सकते हो,
लेकिन कंटेंट में कोई दिमाग आप नहीं लगा पाओगे। अगर आपको पता है तो आपने बता दिया, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चालुक्य की जो राजधानी है वो ऐहोल हो जाएगी। आगे चलते हैं। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि जो थी रविकीर्ति द्वारा चरित्र प्रस्तुति से पता चलता है। तो जो ये आपके पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके बारे में जो आपको पता चलता है वो रविकीर्ति द्वारा जो लिखी प्रस्तुति थी उससे पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यहाँ राज्य मिला था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। कीर्ति रवि के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, जब आक्रमण किया गया, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव पर जब आक्रमण किया तो उनको कांची जो पुरम दीवार थी उसके पीछे उनको शरण लेनी पड़ी, यानी उससे उनको जो ये दीवार थी उससे इन्होंने अपने आप को बचाया। पर पल्लव की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में जो 7th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसमें पता चलेगा। आगे चलते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता रहा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, क्योंकि भूमि कर जब लेते रहेंगे तो अपनी जो सेना होती है उसकी भी ये देख रेख कर पाएंगे, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो जो राजा थे पुराने टाइम में भी उनका सबसे महत्वपूर्ण जो था वो कर ही वसूलना था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले शासकों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पा जाते थे, क्योंकि वो उनके अनुवांशिक होते थे, यानी जो पिता अगर राजा है तो पुत्र भी राजा बन जाता था। कि कभी हर्षेड अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हर्षेड एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमरा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी एक पद ग्रहण करने के बावजूद भी दूसरे पदों को की देख रेख करते थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो ये जो शिल्पकार थे तथा कायस्थों यानी कि जो लिपिकों के प्रधान थे वैसे ही लोग होते थे। आगे चलते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। धीरे धीरे वो जब काम किया करते थे तो वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो गए। फिर उन्होंने एक टाइम ऐसा है कि स्वतंत्र राज्य ही स्थापित कर दिया। एक नए प्रकार की सेना, इसके बारे में देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ
कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सोना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। मतलब जिससे वो सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कभी भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये था नए मतलब प्रकार की जो सेनाएं बनी। उनको कोई मतलब ये नहीं था कि उनको टाइम पर वेतन दिया जाता था। उनको जो जमीन होती थी उनको दे दिया जाता था कि इतने इलाके का जो कर है वो आप ले सकते हो, तो वो कर वसूलते थे। उसी से वो सेना घोड़ा और अपने खाने की भी व्यवस्थाएं करते थे। युद्ध में जो हथियार लगते थे उसकी भी वो उसी से व्यवस्था करते थे। तो उनको सामंत कहा जाने लगा। आगे चलते हैं। दक्षिण के राजाओं में जो थी सभाएं, उसमें इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पल्लों के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वह उन नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय जो सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। आगे चलते हैं। उस जमाने में आम लोग मतलब जो पुराने टाइम में लोग जो नॉर्मल लोग रहते थे वो कैसे थे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जन साधारण के जीवन थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो कुछ इनके उदाहरण देख लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाओं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। यानी जो ब्राह्मण और जो राजा होते थे वो संस्कृत में बात करते थे, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते थे यानी जो साधारण व्यक्ति होते थे, महिलाएं और जो पुरुष होते थे, वो प्राकृत भाषा यानी जो नेचुरल जो होती है जहाँ की भाषा वही बोलते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है, जो ये आपका शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये कहानी मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर आसपास का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो जब आपको कहानी पता होगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ये कहानी हम लोग देख लेते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली थी, उसी से रिलेट ये शकुंतलम जो कहानी बनी इसी पे आधारित है। इसमें क्या था, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। या अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट में जो मतलब भेंट की थी, जो शकुंतला थी उनको राजा ने भेंट किया हुआ था, पर दुर्भाग्यवश उन्हें एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देख करके बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो एक मछुआरा होता है, मतलब इसमें एक कहानी दी गई है कि राजा ने जो शकुंतला थी उनको उन्होंने एक अंगूठी दी थी, ठीक है, और वही अंगूठी उन्होंने खुद पहन रखी थी। तो जो अंगूठी थी उनको किसी दुर्घटनावश मछली जो थी उनको निगल गई थी, लेकिन वो अंगूठी मछुआरे को मिल जाती है। तो मछुआरा जो होता है वो अंगूठी लेके दरबार में जाता है। यही कहानी इस पे आधारित है। आगे चलते हैं। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इनके शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते थे, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे, या आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे।
तो मतलब पुराने टाइम में ये था कि जो मतलब कुछ लोग जो शक्तिशाली नहीं थे, जिन शक्तिशाली लोग जो नहीं थे उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, तो जब ये मार्केट मतलब बाजार वगैरह अगर जाते थे गांव शहरों में, तो ये लकड़ी को लेते थे, उसी पे मतलब मारते थे, चोट देते थे, तो उससे आवाज निकलती थी, तो लोग सतर्क हो जाते थे और अपने आप को मतलब बचा लेते थे कि वो छू ना पाए। एक जगह वाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आगे चलते हैं। आगे चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग राजा की सेना एक बार फटाफट से देख लेते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर के यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमार्ग के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, ठीक, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार, ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दिया गया राजा की सेना, यानी राजा जब यात्रा करते थे तो अपने साथ क्या क्या लेके जाते थे इस बारे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये चैप्टर नंबर 9 था, हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत हुई हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। डेली 5 बजे आपको क्लास मिलती है पेपर 2। जब आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, बुक सारी कंप्लीट अच्छे से पढ़ लोगे, फिर प्रयोज के क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, तो आप अच्छे से सीटेट पेपर 2 भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि पेपर 1 तो क्लियर हो जाता है, जो आपका पेपर 1 है वो तो क्लियर हो जाता है। बात आती है पेपर 2 की, क्योंकि पेपर 2 जो है ये सोशल साइंस जो है यही रोक देता है। सोशल साइंस का मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोग की स्पीड पड़ी होती है कि क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाने से जो है आपका सोशल साइंस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, या फिर आप कंटेंट वाली मतलब कंटेंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। 40 नंबर का कंटेंट आता है, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है, और पेडागोजी जो इसकी होती है वो कंटेंट से ही कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाओगे वहां से उठा लोगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस भी मिलती रहे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।